हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपसे कहा था कि हम लाइव आकर के पढ़ाएंगे, लेकिन अभी लाइव आने में कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे कि यूट्यूब का रूल है कि आपका अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है उसके बाद ही आप लाइव आ सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास 860 के आसपास सब्सक्राइबर्स है, जिसके कारण से हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो हम जब तक हमारा 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाता है तब तक हम इसी तरह से वीडियो के माध्यम से आपको क्लास देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम साझेदारी फर्म के विघटन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में लॉकडाउन लगने से पहले हम लोग साझेदार की मृत्यु चैप्टर को देख चुके हैं और इस चैप्टर का शायद थ्योरी हम लिखवा दिए थे। लेकिन यदि आपने नहीं लिखा है तो आप इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और ग्रुप में हमने इस थ्योरी का PDF सेंड कर दिया है, जिसको कि हमने बोला था कि आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि साझेदारी फर्म का विघटन। जब किसी कारणवश साझेदारी व्यवसाय का समापन कर दिया जाता है तो उसे साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्तियों को बेचकर इसके दायित्व का भुगतान कर दिया जाता है। मतलब जब कोई भी व्यवसाय चल रहा होता है और उस व्यवसाय को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, ये लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, किसी साझेदार का प्रवेश या फिर साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु, तो उसमें क्या होता था कि व्यवसाय को बंद नहीं किया जाता था। लेकिन इसमें आपको पढ़ना है कि जब व्यवसाय को पूरी तरीके से बंद कर देंगे तो हमको पता है कि जब व्यवसाय को बंद करेंगे तो हमको आगे करना क्या है, हम करेंगे क्या। जो भी संपत्ति व्यवसाय के पास होती है उसको बेच दिया जाता है और बेचने के बाद जो भी लायबिलिटी होती है उसको भुगतान कर दिया जाता है। हम आपको ज़्यादा न समझाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। जो भी थ्योरीज होगी वो हम जब लाइव आएंगे उसमें, या फिर जैसे ही कोरोना की स्थिति ठीक हो पाती है तो फिर लॉकडाउन खुलते ही जब क्लास खुलेगा उसमें हम देख लेंगे। तो आइए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले हमने इसमें आपको दिया था कुछ एंट्री, आप उस एंट्री को एक बार देख लें। जैसे यहाँ दिया हुआ है, जब संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। हम आपको बता दें कि जब भी साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो सबसे पहले उसके जो भी संपत्ति या फिर दायित्व होते हैं उन सभी को वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है और फिर उसी के माध्यम से उसको बेचा जाता है। इसलिए इसका जो भी एंट्री होता है उसमें वसूली खाते यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट का उपयोग किया जाता है। जैसे दिया हुआ है, सबसे पहला एंट्री, जब संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है तो इसका एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किए हैं और एसेट्स को क्रेडिट किए हैं, क्योंकि एसेट्स को जब हम किसी दूसरी जगह पे हस्तांतरित करेंगे तो उससे क्या होगा कि स्टॉक का वैल्यू घट जाएगा। इसलिए जब संपत्ति का वैल्यू घटता है तो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे एसेट्स को
दिखाए हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा एंट्री है, जब दायित्व को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है, इसका लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें जो होगा लायबिलिटी को जब हम किसी दूसरी जगह पर हस्तांतरित करेंगे तो इससे लायबिलिटी का वैल्यू घटेगा, और हमको पता है कि जब लायबिलिटी का वैल्यू घटता है तो लायबिलिटी को डेबिट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से और भी आगे एंट्री है, जब संपत्ति को बेचने से राशि प्राप्त होती है तो यहाँ कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, जो कि आपको पता है कि जब भी पैसा आएगा तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो जब संपत्ति को बेचेंगे तो हमको पैसा प्राप्त होगा, इसलिए कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिए हैं। और 2 में रियलाइजेशन अकाउंट दिखाए हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जब भी संपत्ति हम बेचे हैं तो हम इसको बेचने से पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हुए थे। अब हम जब संपत्ति बेचेंगे तो संपत्ति को हम ट्रांसफ़र कर चुके रियलाइजेशन अकाउंट में, इसीलिए इसका जो भी इसका बिक्री होगा वह होगा रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से। तो इसीलिए हम यहाँ पे संपत्ति की जगह पे किसका प्रयोग किए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट का। उसके बाद जब दायित्व का भुगतान किया जाता है, तो जब दायित्व का भुगतान करेंगे तो इससे पैसा जाएगा तो हम क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे रियलाइजेशन को, क्योंकि यहाँ पर भी दायित्व को हम हस्तांतरित कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, इसीलिए दायित्व के जगह पर भी हम क्या दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट दिखाएंगे। उसके बाद अगला एंट्री दिया हुआ, जब किसी साझेदार के द्वारा संपत्ति ले लिया जाता है, तो जब किसी साझेदार के द्वारा संपत्ति ले लिया जाएगा तो एंट्री हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमको पता है कि जब कोई भी पार्टनर संपत्ति ले लेगा तो इससे क्या हो जाएगा, वह व्यवसाय का संपत्ति ले रहा है और इससे उसका कैपिटल का मात्रा घट जाएगा, और जब भी किसी पार्टनर का कैपिटल घटेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, इसीलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद है, जब साझेदार के द्वारा दायित्व ले लिया जाता है, तो जब साझेदार के द्वारा दायित्व ले लिया जाएगा तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ, क्योंकि जब पार्टनर लायबिलिटी टेकन करेगा तो इसका मतलब हुआ कि उसका कैपिटल बढ़ेगा, और जब कैपिटल बढ़ता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जब अलिखित संपत्ति से राशि प्राप्त होती है, तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी वैसी भी संपत्ति होती है जिसको रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरित करने के समय उसके बारे में पता नहीं होता है, और उसका पता हमें बाद में चलता है कि ये भी संपत्ति हमारे पास था, तो उसको कहा जाता है अलिखित संपत्ति। तो इस प्रकार के संपत्ति को भी बेचेंगे तो पैसा ही प्राप्त होगा, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद अगला होगा, जब अलिखित दायित्व का भुगतान किया जाता है। जिस प्रकार से अलिखित संपत्ति होती है इसी प्रकार से अलिखित दायित्व भी होता है, और उसका भी जब भुगतान करेंगे तो हम कैश या बैंक के माध्यम से करेंगे, इसीलिए कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। जब वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है, तो वसूली व्यय क्या होता है, एक प्रकार का खर्चा होता है जो कि हम व्यवसाय के संपत्ति को बेचते हैं और व्यवसाय के सभी दायित्वों का भुगतान करते हैं, उसके संबंध में जो भी खर्चा किया जाता है उसको वसूली व्यय कहा जाता है। तो इस प्रकार खर्चा का भुगतान करेंगे। हमको पता है कि जब खर्चा होता है तो हम किसी प्रकार के खर्चे को डेबिट में दिखाते हैं, तो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो जाता है, और खर्चा करेंगे तो पैसा जाएगा, इसीलिए कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ, जब वसूली व्यय का भुगतान किसी साझेदार के द्वारा किया जाता है, मतलब जब कोई पार्टनर वसूली व्यय का भुगतान करेगा तब रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस खर्चा होगा, इसलिए उसके डेबिट कर देंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जब भी पार्टनर खर्चे का भुगतान करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए पार्टनर कैपिटल
क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो इससे या तो लाभ होगा या हानि होगा। तो जब लाभ होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और जब हानि होगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद अविभाज्य लाभ हानि का संयोजन है, जो कि हमने पीछे के चैप्टर्स में देख चुके हैं इन सबको, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिया गया वसूली व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित व्यवहार को जनाते प्रविष्टियाँ कीजिए। इसका एक नंबर दिया गया वसूली व्यय 2500 है। इसका जब हम एंट्री पास करेंगे तो अभी आपने एंट्री में लिखा हुआ है, एंट्री नंबर 9 देखेंगे जिसमें दिया गया है कि जब वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो वहाँ पर एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, तो हम वहीं सेम एंट्री कर देंगे और अमाउंट उसका 2500 रुपया दिखा देंगे। उसी प्रकार से दूसरा दिया हुआ है वसूली व्यय 3000 अशोक द्वारा दिया गया, जो कि एक साझेदार है। तो हमने 10 नंबर एंट्री में देखा था कि जब किसी साझेदार के द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो एंट्री क्या होता है, तो उसमें लिखा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पार्टनर का नाम अशोक है तो वहाँ हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट दिया हुआ 3000 जिसको कि हम दिखा देंगे। उसके बाद दिया हुआ है तीसरा, साझेदार अमित को 4000 की लागत पर संपत्ति की वसूली करने के लिए नियुक्त किया गया। वसूली की वास्तविक राशि 3000 हुए। ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन इसमें देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन का एंट्री दिया हुआ है, 2 नंबर का दिया हुआ है और यहाँ पर 3 नंबर दिया गया है। तो आप लोग इसको देख लेंगे ध्यान से एक बार और इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे तो जो भी वहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है उसी प्रकार के कंडीशन के हिसाब से आप अपने एंट्री जो आपने थ्योरी में लिखा है उस एंट्री को देख करके और फिर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। यानी कि आपको एंट्री केवल पास करना है अभी, और वो सब एंट्री आपके कॉपी में लिखा गया है। उसके बाद आपको अगर डाउट होता है किसी प्रकार का तो आप व्हाट्सएप करके उस डाउट को दूर कर सकते हैं, और हम जल्द से जल्द यह कोशिश करेंगे कि हम लाइव आ सके।